रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तालबात, कल हमने वलीद अक़नी की दूसरी गज़ल पढ़ी और इसके साथ मैंने आपको मीर के शेरी असलूब के बारे में बताया। आज हम अपना तीसरा चैप्टर डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला की तहरीर अच्छे अदब के तकाज़े, इस पे बात करेंगे। अब इसमें डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला अदब के बारे में बात करते हैं। उसके बारे में उसकी डेफिनेशन बयान करते हुए कहते हैं कि अदब जो है वो जज्बे की मुसव्वरी का नाम है। जज्बे की मुसव्वरी से क्या मुराद है कि अदब जो है वो हमारे दिली कैफियत का इजहार है। हम जो महसूस करते हैं उसको हम सफ़े पर मुंतकिल कर देते हैं, कैनवस तक ले जाते हैं और अपने अंदर की महसूसात को बयान करने के लिए हम कलम का सहारा लेते हैं, हम अदब का सहारा लेते हैं। वो नज़्म भी हो सकता है, वो नसर भी हो सकता है, तो इसलिए हम इसको मुसव्वरी, जज्बे की मुसव्वरी कहते हैं। लेकिन अगर गौर किया जाए तो अदब सिर्फ मुसव्वरी ही नहीं, क्योंकि इसके अज़ीम असरात व बरक़ात को देखकर सिर्फ इतनी ही तफ़वीज़ इसके मनसब के लिए काफ़ी नहीं समझी जा सकती। वो कहते हैं कि इसकी सिर्फ ये जज्बे की मुसव्वरी का नाम नहीं है अदब। देखें, अब सिर्फ ये तो नहीं है ना कि वो हमने उसको मुंतकिल कर दिया और बस बात ख़त्म हो गई। अदब जो है वो पूरे माशरे को अपनी गिरफ्त में ले लेता है। हम जिस सोसाइटी में सांस लेते हैं, हम जिस सोसाइटी में ज़िंदा रहते हैं, अदब उस पूरी सोसाइटी, उस पूरे माशरे पर अपने असरात छोड़ता है। देखें, अदब जो है वो सोसाइटी के ताबे है, हम यही कहते हैं ना। या अदब अच्छा माशरा है अगर, तो अच्छा अदब परवान चढ़ता है। अगर बुराई माशरे में फैली हुई है तो कलमकार, अदीब, मुसन्निफ़ मजबूर हो जाएगा कि अपने इर्द गिर्द की उस बुराई को अपने कलम का मतलब के लिखने पर। देखें, मंटो जैसे कहते थे कि मैं उस माशरे को किस तरह से जो है वो अच्छा बयान कर सकता हूँ, अच्छा दिखा सकता हूँ, जो कि है ही बुरा। तो इसलिए वो कहते हैं कि सिर्फ इतनी सी बात नहीं है कि हमने जो कुछ महसूस किया, हमने जो कुछ देखा, हमने उसको सफ़ा करतास पर मुंतकिल कर दिया, बल्कि वो अदब जो भी हमारे कलम से निकलेगा, जो भी सफ़े पे मुंतकिल होगा, वो अपने गहरे नकूश छोड़ जाएगा पढ़ने वाले पर, उस माशरे पर, वहाँ के रहने वाले लोगों पर। अब वो क्या कहते हैं कि अच्छा अदब तो इसके अलावा भी बहुत कुछ होना चाहिए। कम से कम इसमें बसीरत अफजाई के सामान ज़रूर होने चाहिए। बसीरत अफजाई यानी कि सोचने समझने की सलाहियत ज़रूर होनी चाहिए, वरना या तो महज तसव्वुरी इश्काल की हैसियत इख्तियार कर लेगा, या फिर वही ब्लड बैंक जिसमें इंसानी खून का एक ज़ख़ीरा महफूज कर लिया जाता है। यानी वो कहते हैं सिर्फ ये ना हो कि अदब ऐसा तख्लीक करें हम कि जिसे पढ़ने वाला जो है, कारी जो है, वो पढ़कर छोड़ दे, बल्कि उसके देर पा असरात जो है वो उस माशरे में दिखाई देने चाहिए। अदब वो तख्लीक किया जाए जिसको पढ़ने वाला जो है वो सोचने पर मजबूर हो जाए, वो जो है वो ये अपने उस अदब को सिर्फ पढ़कर छोड़ ना दे, बल्कि उसमें से अपने लिए सोचने समझने का सामान हासिल करे। अब यहाँ पर वो कहते हैं कि ये जो है इज़्तिरारी खिदमत लेते रहते हैं, तग़ज़िये की यानी ग़िज़ा लेते रहते हैं। वो कहते हैं कि ऐसा अदब नहीं होना चाहिए जो ज़रूरत के वक्त, जैसे कि ज़रूरत महसूस हुई तो उसको पढ़ लिया गया और वरना उसको एक साइड पे रख दिया गया। ऐसा अदब भी नहीं होना चाहिए। अदब कुछ ऐसा हो जिसमें बसीरत अफजाई का सामान होना चाहिए, जिसमें सोचने समझने, दानाई बढ़ाने, अकल फ़िक्र, सोच को वसी और कुशादा करने के जिसमें सामान मौजूद हों। अदब ऐसा तख्लीक होना चाहिए।
अब क्या कहते हैं, ताकि अदब हक़ाइक़ के अदराक का एक दिलनशी और मौज़ूं ज़रिया बन सके। यानी कि वही बात जो मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि हकीकत कायनात क्या है, कायनात की तख्लीक, हमारे इर्द गिर्द होने वाले मामलात, हमारे इर्द गिर्द माशरे में जो कुछ हो रहा है, अच्छे बुरे तमाम मामलात, उस पर एक अक्लमंद इंसान जो है वो किस अंदाज से उन मामलात को देखता है, उसके क्या असरात उसकी शख्सियत पर मुरतब होते हैं, ये तमाम चीज़ें उस अदब पारे का हिस्सा होनी चाहिए। यानी अदब देखें, पिछले अदवार में मुख्तलिफ़ बहसें होती रही ना, कभी अदब को अदब बराए अदब का नाम दिया गया, अगले कलमकारों ने, अगले राइटर्स ने, अगले स्कॉलर्स ने उसको अदब बराए ज़िंदगी कर दिया। मतलब कि वो लोग जो थे, वो अदीब या शोरा जो थे, उन्होंने उस पर एक छाप लगा दी। अगर अदब बराए अदब है तो बस जी उसमें हुस्नो इश्क की बातें होंगी, उसमें जो है वो एक मावराई दुनिया की बातें की जाएंगी जिसका हकीकत से कोई वास्ता नहीं होगा। अगले आने वाले जो थे उन्होंने कहा नहीं, अदब को समाज से जोड़ा जाए, अदब को ज़िंदगी से जोड़ दिया जाए, वो चीज़ें बयान की जाए। उन्होंने ऐसे ऐसे तल्ख़ हक़ाइक़ बयान करने शुरू किए कि जिसको पढ़ने से तबीयत रंजीदा हो गई, तबीयत पजमुर्दा हो गई, तबीयत में बेचैनी आ गई। पढ़ने वाला जो था पढ़कर बजाय इसके कि वो रिलैक्स हो सके, वो और ज़्यादा परेशान हो गया। तो दोनों की एक दरमियानी क्या जो है ना, एक लाइन होनी चाहिए, म्याना रवी होनी चाहिए, तदाल होना चाहिए कि अदब जो है उसमें खूबसूरती भी हो, उसमें जज्बात की अक्कासी भी हो, और उसके साथ जो है उसमें हकीकत और बसीरत अफ़ज़ाई का सामान भी हो। अब उससे आगे वो क्या कहते हैं कि आर्ट और साइंस, इसमें उन्होंने क्या कहा, अदब के सिलसिले में जज्बा, फ़िक्र, साइंस और आर्ट के तकाबल की बहस भी उठाई जाती है। यानी अच्छा, अब उससे बाद में जो उन्होंने एक और बात की कि जी कहते हैं कि जो जज्बा है या फ़िक्र है, हमारी जो फीलिंग्स हैं, हमारे जो जज्बात हैं, वो साइंस और आर्ट के उसका मुवाज़ना उनसे किया जाए। अब देखें, हम इंसान की अंदरूनी जो एहसासात हैं वो अपनी जगह। अब एक साइंसदान तो है, लेकिन उसके साथ वो एक इंसान भी है, ठीक है। उसके जज्बात, उसके एहसासात, उसकी ख्वाहिशात या उसके ज़िंदगी से रंग लेने के अंदाज़ वो तो ख़त्म नहीं हो जाते। तो वो कहते हैं कि या फिर अदब को वो कहते हैं कि उसके साथ जोड़ दिया जाए, साइंस और आर्ट के साथ जोड़ दिया जाए। वो कहते हैं अगरचे गलत नहीं है, लेकिन साइंस और आर्ट दो ज़िद हैं, यानी एक दूसरे के अपोजिट हैं। साइंस क्या कहती है, वो हर चीज़ को जो है वो हकीकत हक़ाइक़ पर हर चीज़ को मतलब कि वो कहती है उसकी एक सनद लेके आई जाए, उसका एक प्रूफ लाया जाए, उसको सबूत पेश किए जाएं। वो अक्ल को बहुत ज़्यादा फ़ौक़ियत देती है, जबकि जो आर्ट है वो इससे बिल्कुल एक ऑपोजिट चीज़ हो जाती है, इसके बिल्कुल मुखालिफ एक चीज़ हो जाती है। वो कहते हैं कि ये दोनों चीज़ें बाहम एक दूसरे से लड़ती हैं, एक दूसरे से झगड़ती हैं, बाहम मुतसादम हैं। तो उसके बाद वो कहते हैं कि ये दो मुख्तलिफ शोबे हैं मगर बाहम मुतज़ाद हरगिज़ नहीं। वो कहते हैं कि इनको आप इनकी कैटेगरीज़ को मुख्तलिफ कर सकते हैं कि ठीक है जी, एक साइंस हो गया, एक आर्ट हो गया, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि ये एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं। टू डिफरेंट पोल्स नहीं है ये, बल्कि ये क्या हैं, ये एक दूसरे के साथ आगे बढ़ते हैं, एक दूसरे को लेकर आगे चलते हैं। बदकिस्मती से आर्ट और साइंस के चंद असूली इख्तिलाफ़ात का बयान उलमा फ़न ने इस अंदाज से किया कि इससे बात बहुत बिगड़ गई, और ये सिलसिला नाकदों से पहले शायरों और अदीबों ही ने शुरू किया। अब हर शख्स अपनी सोच के मुताबिक जो है वो चीज़ में जो पहलू दिखाना चाहता है, जो रुख दिखाना चाहता है दूसरों के सामने, वो उस रुख को ले आता है। हकीकत क्या है, हकीकत उस शख्स की अपनी सोच है। अगर वो दिखाएगा आपको जो दिखाना चाहेगा, आप वही देखेंगे, आप उससे हटकर नहीं देख सकेंगे।
तो यहाँ पर अब वो यहाँ पे क्या कहते हैं, सोनेट टू साइंस। ये किरालियन पो की एक नज़्म है जिसमें साइंस ट्रू डॉटर ऑफ ऑल टाइम दो आर्ट, वो क्या कहते हैं कि साइंस जो है ये आर्ट की बेटी है। पुराने ज़माने में उसको मुखातिब करके कहता है कि ये आर्ट की ही, यानी कि साइंस जो है ये आर्ट की ही बेटी है। हु ऑल्टर्ड ऑल थिंग्स विद अपीयरिंग आइज़, जो हर चीज़ को बड़े गौर से देखती है। वाई रोएस्ट दो दीज अपॉन द पोइट्स हार्ट, ये जो है एक शायर के दिल पर किस तरह से असर कर सकती है, कैसे अफेक्ट करती है। वल्चर हुज विंग्स आर डल रियलिस्टिक्स, वो कहते हैं कि एक गिद्ध की तरह जो कि एक हरीस होता है। गिद्ध जो है ये अपनी मुर्दार खाने की वजह से इसको मतलब जहाँ पर हराम खोरी की बात करनी होती है वहाँ पर हम गिद्ध को जो है इसका ये इस परिंदे का हम सहारा लेते हैं, इसकी ज़बानी बात करते हैं। तो वो कहते हैं कि बिल्कुल उसी की तरह से जिसके पर जो हैं वो डल रियलिस्टिक्स, जिसके विंग्स जो हैं वो इस तरह से हैं। इस तरह अमरीकी शायर वॉल्ट विटमैन ने मंतक के मुतालिक कहा, मंतक दलाइल, ठीक है, लॉजिक एंड सरमन्स, लॉजिक्स जो हैं हमारे दलाइल और हमारा वाज जो है, नेवर कन्विंस द डैम्प ऑफ द नाइट ड्राइव्स इनटू माय सोल, ये मेरी रूह पर असर नहीं करता। ओनली वट प्रूव्स इटसेल्फ टू एवरी मैन एंड वुमेन इज सो एंड वट नोबडी डिनाइज इज सो, वो कहता है कि ये सिर्फ हर आदमी और औरत को साबित करता है और कोई शख्स इससे इनकार नहीं कर सकता। अब इन इक़्तिबासात में साइंस और मंतक और शायरी के माबीन बेएतमादी का इजहार तो है, मगर बाहमी दुश्मनी का जज्बा। अब ये कहते हैं कि एक दूसरे से, ये ठीक है, एक दूसरे से वाबस्ता नहीं है, रिलेट नहीं करती, ये एक दूसरे से थोड़ा सा इनमें इख्तलाफ तो ज़रूर है, लेकिन इनमें अब ये भी नहीं है कि इनमें एक दुश्मनी पाई जाती है। बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, बिल्कुल एक दूसरे के मुखालिफ नहीं है, बल्कि उनके साथ साथ चलती हैं। तो यहाँ पर इसको आप यहाँ तक ही रखें, हमारा लेक्चर तवील हो गया है। बाकी मैं इंशाल्लाह आपको इसके बाद अगला पढ़ाऊँगी, आप लोग ख़ुद से भी पढ़ लीजिएगा, तो फिर हम इसे कल आगे लेकर चलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।